सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 22 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय पे बात करी गई है कई अहम मुद्दों पर। धमकी का सिलसिला, दुरुस्त आयात, चीन से सहयोग की कूटनीतिक चुनौती। दिल्ली राजधानी स्कूल स्कूल को बम से उड़ाने की बार बार धमकियां क्यों मिल रही हैं? विचित्र बात है कि ईमेल से मिली धमकी की जांच पूरी भी नहीं होती कि एक और धमकी सामने आ जाती है। ईमेल भेजने वालों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच सकी है। इससे साफ है कि हम डिजिटल भारत बनाने के दम तो भरते हैं, लेकिन अब तक इस तरह के साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। बुधवार को ईमेल से दोबारा मिली धमकी ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी तकनीकी सुरक्षिता में कमी है या सुरक्षा तंत्र में कोई खामी है। इधर 50 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ऐसी लगभग हर धमकी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सघन तलाशी अभियान चलाती हैं, जिसमें उन्हें अफवाह पाया जाता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी 32 स्कूल की को इसी तरह ईमेल भेजकर धमकी दी गई थी। निश्चित तौर पर इन धमकियों से अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है। बच्चे भी नाहक तनाव में आ जाते हैं। इसे गहराई से जांच की जाने की ज़रूरत है कि इस तरह की अफवाह फैलाने के पीछे क्या कोई साजिश है या किसी संगठित गिरोह का कोई स्वार्थ है। सही है कि ऐसी धमकियां अब तक झूठी साबित हुई हैं, लेकिन इसके सच होने की आशंका से एहतियात के तौर पर हर बार स्कूल परिसरों को खाली कराना अनिवार्य होता है। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो चुनौती होती ही है, वहीं स्कूल प्रशासन को भी समय संयम से सभी बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इससे उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। हैरत की बात है कि दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी हर बार मामले की छानबीन करती हैं, पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। ये समझना मुश्किल है कि फर्जी ईमेल भेजने वाले आरोपी तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों होता है। पिछले वर्ष मई में भी 300 स्कूल में को सामूहिक मेल भेजा गया था। वहाँ कहाँ से आया, इसका पता आज तक नहीं चला। लेकिन डिजिटल होती दुनिया में सरकारी तंत्र के लिए ऐसी धमकी भरे ईमेल भेजने वाले उसके स्रोत का पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आंतरिक सुरक्षा की बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि स्कूलों को धमकियाँ मिलना शुरू हों, वो भी आज के भारत में, जब भारत बहुत ही मजबूत चल रहा है। डिजिटल ट्रेल तो निकालना आसान होता है। सुरक्षा एजेंसियाँ अगर अभी भी ऐसे ट्रेल्स को पता लगाने में, सोर्स को पता लगाने में नाकामयाब हो रही हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके लिए भी। और अगर ऐसा है तो उसको सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। आगे है दुरुस्त आयात। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट के विस्तार के मौजूदा दौर में शायद ही कोई क्षेत्र बचा है जिसमें उसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं हो गई हो। मगर जितने व्यापक स्तर पर इसके सकारात्मक उपयोग का दायरा बड़ा है, उसी के समानांतर कुछ ऐसे क्षेत्र भी अपने पांव फैला रहे हैं, जो न केवल सामाजिक ढांचे को और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोग मनोवैज्ञानिक रूप से भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, यानी धन आधारित ऑनलाइन खेल, एक ऐसे ही चरण है जिसने अब मनोरंजन की सीमा को पार करते हुए पैसे कमाने के लालच से उपजी लत और आर्थिक नुकसान का जटिल स्वरूप ग्रहण कर लिया है। भारी तादाद में लोग इसके जाल में फंस रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। इसे लेकर पिछले काफ़ी समय से चिंता जताई जा रही है, लेकिन सरकार ने इस पर लगाम लगाने या इसे विनियमित करने के बजाय इसके दूरगामी असर की अनदेखी की। देखिए, बहुत लंबे समय से जो मोबाइल गेमिंग, मतलब गेमिंग मतलब कि जो आपकी बेटिंग एप्लीकेशंस थी, उन बेटिंग एप्लीकेशन से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लोग पैसे जीतने की लत में और पैसे डुबोए जा रहे थे अपने। फिर सरकार ने अब उसके खिलाफ अपना अधिनियम लाके, बिल लाके उसे ख़त्म करने का प्रयास करा है और बहुत जल्दी संसद में भी इसे पारित कर दिया जाएगा। और सही है कि सरकार आज धन आधारित ऑनलाइन गेमिंग की एक बड़ी बुराई बताते हुए इसे बचाने की ज़रूरत बता रही है, मगर इससे बचने की ज़रूरत बता रही है। मगर अफ़सोस की बात ये है कि जब ऐसी कथित खेल लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे थे, उन्हें समाज से काट रहे थे और उससे बहुत सारी नकारात्मक नतीजे सामने आने लगे थे, तब इसके प्रति जताई जाने वाली फ़िक्र की अनदेखी की गई। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि खुद सरकार ने 23 में पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी भी लगाया था। जबकि ये छिपा नहीं है कि ऑनलाइन गेमों की लत की वजह से कितने युवाओं के सोचने समझने की प्रक्रिया में तेज़ी से बदलाव आया है। कुछ ज़्यादा ही लोग मोबाइल की तरफ इंक्लाइंड हो चुके थे। वो तो बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू तो ये भी है कि कुछ ज़्यादा ही लोग कर्जे में जाना शुरू हो गए थे, और लोग नहीं, बच्चे, कॉलेज के छात्र या स्कूली छात्र भी इसमें इन्वॉल्व थे।
अगला है चीन से सहयोग की कूटनीतिक चुनौती। ब्रह्मदीप अलूने साहब लिखते हैं, द्विपक्षीय संबंधों में संयोग और प्रतिस्पर्धा के गुण कूटनीतिक जटिलताओं को दिखाते हैं। भारत और चीन इसके पर्याय हैं। एशिया की दो महान शक्तियां एक दूसरे की पड़ोसी हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद ऐसे लक्ष्मण रेखा है जो राजनीतिक संबंध को सामान्य होने नहीं देती। इसका असर रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के हितों को स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत यात्रा के दौरान स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच भले ही कई मुद्दों पर मतभेद हो, लेकिन कुछ साझा आपसी हित भी हैं जो दोनों देशों को सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं। भारत पर इसका असर कहीं ज़्यादा पड़ा है। चीन भी इससे आशंकित है। चीन और अमेरिका दुनिया में प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे हैं। वहीं अमेरिका की कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक नीतियों के अनुसार व्यवहार न कर पाने से भारत की चुनौतियां बढ़ गई हैं। देखिए, अभी बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने जो कई भारत की तरफ अपने पॉइंट्स रखे थे व्यापार को लेके, भारत ने उनमें कुछ एग्री करे, कुछ नहीं माने, तो उसके बदले अमेरिका ने उसके ऊपर और टैरिफ लगाते लगाते आज 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मनमानी कर रहा है भारतीय बाजार में हस्तक्षेप करने की, जो कि भारत सरकार बिल्कुल भी होने नहीं दे रही है। इसके चलते ही नई नई नीतियों को अपनाना पड़ रहा है भारत को। भारत और चीन दोनों विशाल बाजार हैं। चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, क्योंकि भारत चीन कंपनियों के लिए निवेश और उपभोक्ता बाजार उपलब्ध कराता है। चीन की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता तथा भारत की श्रम शक्ति और बाजार मिलकर विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं। दोनों देशों को तेल, गैस और खनिजों की भारी ज़रूरत है। सौर ऊर्जा में सहयोग और भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। तीसरी दुनिया को मूलभूत समस्याएं और विकसित देशों से मिलती चुनौतियों के खिलाफ भी दोनों देश मिलकर खड़े नजर आते हैं। ये देखिए, वो अच्छी बात है कि एशियाई क्षेत्र में चीन के साथ भारत कितना अच्छा काम कर सकता है। व्यापार संतुलन में बड़ा मुद्दा है। भारत निवेश और तकनीक चाहता है, वहीं चीन भारत के बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। एक और दोनों देशों में उभरती हुई एशिया शक्तियां हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थक हैं। दूसरी ओर क्षेत्रीय नेतृत्व, सुरक्षा और वैश्विक स्थानों में प्रतिनिधित्व को लेकर प्रतिस्पर्धा है। अब चुनौतियां हैं मल्टीलैटरल वर्ल्ड में, चीज़ें बदलती रहती हैं। गलवान घाटी ऐसी घटना दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाती हैं। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण और उसकी आक्रामक नीति भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। चीन बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की सामरिक स्थिति को चुनौती देता है। हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी गतिविधियां भारत की समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। चीन की सस्ती तकनीक और उत्पाद भारत के घरेलू उद्योग के लिए चुनौती बनते हैं। वहीं पाकिस्तान को चीन का लगातार समर्थन भारत के लिए चुनौती है। अब यहाँ पे समझ में अभी तक तो कहानी समझ में आ गई हमको, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। क्योंकि डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी होती है, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तरफ तो भारत और चीन के संबंध व्यापार को लेकर जरूरी हैं वर्तमान में, मगर एक तरफ भारत और चीन सीमा विवाद और भारत चीन पाकिस्तान का जो ट्रायंगल है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं कि चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये हर कोई जानता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट भारत सरकार कैसे करती है, ये देखने लायक है। सुरक्षा का भी मुद्दा है और आर्थिक समृद्धि का मुद्दा भी है। अमेरिका और नाटो ने भारत के लिए जो कूटनीतिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ाई हैं, उसके बाद भारत को अपनी राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए मजबूत भागीदार की ज़रूरत है। लेकिन वह चीन कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। भारत और चीन दोनों की ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। व्यापार, निवेश और तकनीक क्षेत्र में साझेदारी ने एशिया ही नहीं वैश्विक स्तर पर विकास की गति मिल सकती है। दोनों ही विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की जरूरत है। भारत और चीन के बीच विश्वास की बड़ी कमी रही है। रणनीतिक स्तर पर चीन को हमेशा इस बात का डर लगता रहा है कि पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल इसके बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए करते हैं। भारत, अमेरिका और क्वाड देशों के साथ बड़ा सहयोग चीन को असहज करता है। अब एक और चीज़ है, क्वाड का मेंबर है, क्वाड चीन के खिलाफ है। भारत ने कई बार साउथ चाइना सी में बढ़ रहे चीन के आक्रामकता के खिलाफ बोला भी है, समर्थन करा है इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे देशों का। मगर अब अचानक से चीन की तरफ इंक्लाइंड हो जाना भारत के लिए भी चुनौती है कि कहीं ये साउथ चाइना सी वाले जो देश हैं, बेसिकली जो आपके साउथ ईस्ट एशिया वाले देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह, ये अमेरिका की तरफ अगर इंक्लाइंड हो गए
कि भारत से तो उनको भरोसा नहीं रहा चाइना के सपोर्ट को देखते हुए, तो ये कहीं न कहीं बड़ा डिप्लोमैटिकल फेलियर हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। हिंद प्रशांत का समूचे क्षेत्र आर्थिक और भू-सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है और चीन इस क्षेत्र को लगातार घेर रहा है। ऐसे में विश्व राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाए रखने और उसमें क्षेत्र की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। चीन पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह, मालदीव के माराया, श्रीलंका की हम्बनटोटा, म्यांमार के चितवे और बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह पर कब्जा कर हिंद प्रशांत महासागर की शांति और सुरक्षा को लगातार प्रभावित कर रहा है। चीन के उभार को रखने के लिए कूटनीति और सामरिक रूप से अमेरिका एशिया के कई इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेना चीन जाएंगे। इस यात्रा का महत्व सीमा पर स्थिरता बहाल करने, व्यापार, उड्डयन, कूटनीति और कई मुद्दों पर रहने वाला है। तो देखिए मेन पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं कि चलिए अभी तो फिलहाल अमेरिका को काउंटर करने के लिए ये पॉजिटिव है। नेगेटिव के पॉइंट्स अभी भी एक्टिव हैं। पहला तो चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट, दूसरा चीन का साउथ चाइना सी पे जो अतिक्रमण है, उससे जो हमारे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे अगर हम चीन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे तो इससे हमको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी चीन अपने पैर बढ़ा चुका है। श्रीलंका, म्यांमार, कई छोटे छोटे द्वीपीय समूहों को और देशों को अपनी नीतियों के तहत दबा चुका है। तो ये देखने वाली बात है कि भारत इस समय आर्थिक सॉल्यूशन तो देख रहा है अपना बाजार के लिए, मगर और चीज़ों को काउंटर कैसे करेगा, और बिल्कुल करेगा। हमारे देश के विदेश मंत्रालय बहुत ही सोच समझ के निर्णय रहते हैं और बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ के लिए भी प्लानिंग करी होगी। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।